नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। आपको मालूम है कि 13 तारीख को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो ऐसे में हर बार की तरह बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस बार चुनावी दंगल जीतेगा कौन, एनडीए, इंडिया या फिर जनसुराज। लेकिन ऐसे में हम एक पार्टी को भूल रहे हैं। जी हां, हम जिक्र कर रहे हैं एआईएमआईएम का। देखिए, बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस बार उपचुनाव में कहां गुम हो गया है एआईएमआईएम। तो देखिए, ऐसे में एक और बड़ा सवाल है कि क्या बिहार से असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर खत्म होता जा रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, हम आपसे समझना चाहते हैं कि कहां गायब हैं एआईएमआईएम के पहलवान। नहीं समरीन जी, देखिए 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं। 2 में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार है। बिल्कुल। एक बेलागंज में कोई है, बिल्कुल, इमामगंज में है कुंदन पासवान और बेलागंज में है मोहम्मद जमीन अली। देखिए, यदि उपचुनावों के इतिहास को देखिएगा, यह हम अभी नहीं कह सकते हैं कि ओवैसी गायब ही हो जाएंगे। देखिए, सीमांचल जब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होगा तो ओवैसी की ताकत सीमांचल में दिखती है कि नहीं दिखती है। लेकिन उपचुनावों का इतिहास क्या रहा बिहार का, कि जब कभी कोई उपचुनाव हुए तो 2 पार्टियों की बड़ी चर्चा होती रही, 2 गठबंधनों के अलावा, मतलब महागठबंधन और एनडीए के अलावा जी। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। तो मुकेश सहनी तो चले गए तेजस्वी यादव के साथ इंडिया ब्लॉक, ठीक है। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ लगातार सभा भी कर रहे हैं, आज भी उनकी सभाएं थी। लेकिन ओवैसी की पार्टी इस उपचुनाव में 4 में से 2 में उम्मीदवार दिए हैं। हमें और आपको स्मरण होगा कि गोपालगंज में कैसे ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार के कारण राजद का उम्मीदवार चुनाव हार गया। मुजफ्फरपुर के एक विधानसभा क्षेत्र में भी तो ओवैसी की पार्टी फैक्टर बन जाती थी। लेकिन इस बार बेलागंज, जहां मोहम्मद जमीन अली है ना, जी बिल्कुल, जमीन अली जो खड़े हैं, इसके बाद भी ओवैसी की चर्चा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अब जनसुराज आ गया। देखिए, अख्तरुल ईमान, देखिए जनसुराज की बात हम करते हैं। अख्तरुल ईमान जो ओवैसी की पार्टी के अध्यक्ष हैं, राणा रंजीत, देखिए वहां समीकरण मेहनत करते हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं। लेकिन देखिए, मुसलमानों ने यह समझा है, या यूं कहें कि मुसलमानों की राजनीति करवट ले रही है। उन्हें यह बात समझ में आ रही है जो प्रशांत किशोर समझाना चाहते हैं कि, और समझा भी रहे हैं कि आप मुसलमान अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, ठीक है। आप मुसलमान अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आपको अपना हक चाहिए तो उसके साथ आपको दोस्ती बढ़ानी होगी। मतलब हिंदुओं में जो बीजेपी के खिलाफ है, जो जेडीयू के खिलाफ है, जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं, जो मोदी को पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए, अब बेलागंज में क्या, बेलागंज में ओवैसी की पार्टी के साथ मुसलमानों का जुड़ाव होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ओवैसी की पार्टी कहीं कोई फैक्टर नहीं है, नाम भी लोग ठीक से नहीं जान रहे, ठीक है ना। वहां फैक्टर कौन हो गए? त्रिकोणीय लड़ाई है। डॉक्टर विश्वनाथ यादव आरजेडी के, सुरेंद्र यादव के बेटे, मनोरमा देवी जेडीयू की, बिंदी यादव की पत्नी, रॉकी यादव की मां, और मोहम्मद अमजद प्रशांत किशोर के। तो इनकी चर्चा हो रही है। और देखिए, सारे लोग परेशान हैं। कल आपको पता है कि उसामा साहब भी रोड शो करने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, शहाबुद्दीन के बेटे। तो उनकी परीक्षा भी कल शुरू हो जाएगी कि वे कितना मुसलमानों का वोट दिला पाते हैं, क्योंकि बेलागंज में मुसलमान कहां किसके साथ है यह पता ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल जी। आज जुम्मे की नमाज भी अदा हो गई, लेकिन फिर भी कार्ड नहीं खुला है। और मुसलमानों का मत, देखिए मुसलमान किधर जाएंगे, भूमिहार किधर जाएंगे, यह परेशान सब लोग हैं जानने के लिए, ठीक है ना। तो ओवैसी की पार्टी फैक्टर नहीं रही। अब देखिए, आप इमामगंज में उनके उम्मीदवार हैं कंचन पासवान। लेकिन कंचन पासवान की चर्चा वहां नहीं हो रही है। वहां हो रही है जितेंद्र पासवान की चर्चा। वहां भी देखिए त्रिकोणीय मुकाबला, दीपा मांझी, रोशन मांझी, एलियस राजेश मांझी और जितेंद्र पासवान। तो कंचन पासवान को इन्होंने दिया। इनको लग रहा था मुसलमान, लेकिन वहां भी देखिए मुसलमान
किधर जाएंगे यह तो वोट के दिन मालूम होगा, 13 नवंबर को मालूम होगा। लेकिन ओवैसी की पार्टी कहीं मुकाबले में दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि ओवैसी की पार्टी खत्म हो गई। ओवैसी की पार्टी जब सीमांचल में, मतलब किशनगंज में, अररिया में, पूर्णिया में, उन इलाकों में, कटिहार में, आपने देखा था 2020 में उनके कई विधायक चुनाव जीत गए थे और फिर उनके विधायकों को तोड़ा लिया गया था। हाँ, तेजस्वी यादव ने, जिसके कारण ओवैसी गुस्सा भी रहते हैं और उनका देखिए साफ साफ उद्देश्य है आरजेडी को हराओ, ठीक है। लेकिन देखिए मुसलमान यह समझ रहे हैं कि हम ओवैसी की पार्टी को वोट देकर अपना वोट क्यों बर्बाद करें, हम उनके साथ नया रास्ता बनाते हैं जिनके साथ कुछ हिंदू भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल जी। प्रशांत किशोर क्या समझाने की कोशिश करते हैं? प्रशांत किशोर देखिए एक बड़ा आश्वासन दे रहे हैं, रहनुमा पहचानने की बात कर रहे हैं, कुरान की आयत की बात कर रहे हैं, इकरा की बात कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं 2025 में हम 40 मुस्लिमों को टिकट देंगे और वहां देंगे जहां तेजस्वी यादव मुसलमान खड़ा करेंगे वहां हम मुसलमान नहीं देंगे। लेकिन मुसलमानों के मत से यादव को नहीं जीतने देंगे, क्योंकि ट्रेंड यह रहा है कि मुसलमानों के मत से आरजेडी के यादव जीत जाते हैं, लेकिन आरजेडी के मुसलमान यादव के मतों से चुनाव नहीं जीतते हैं। तो एक नया ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मुसलमान एक नया रास्ता बना रहे हैं। ओवैसी देखिए हैदराबाद छोड़ दीजिए, अब देखिए हरियाणा में तो वो चुनाव ही नहीं लड़े, लेकिन इसके बावजूद भी जीत हासिल हुई बीजेपी को। तो ये जो धब्बा था कि भाई ओवैसी की पार्टी वोट काटती है, वोट कटवा, हाँ वोट कटवा तो और इसका फायदा। लेकिन इस बार मुसलमान समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, इसलिए आप नहीं देखिएगा कि उपचुनाव में कहीं भी, चाहे तराली की बात कर लीजिए, चाहे रामगढ़ की बात कर लीजिए, यहाँ तो इनके उम्मीदवार हैं ही नहीं। लेकिन इमामगंज और बेलागंज में जहां उम्मीदवार हैं वहां भी ओवैसी की पार्टी की चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, ओसामा साहब कल जब वहां पहुंचेंगे तो यह देखना होगा कि जो पंक्चर है वोट बैंक, बिल्कुल हाँ ट्रेडिशनल वोट बैंक, उसे यह कितना सही कर पाते। देखिए बीच में क्या हल्ला उड़ा, क्या शोर मचा, अभी पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है कि गया जिला के राजद अध्यक्ष, वे भी अल्पसंख्यक, हाँ वे पटना में जाकर मुख्यमंत्री से मिल लिए, अशोक चौधरी खेला करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अब तक उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान नहीं किया है, ना ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। वे सुरेंद्र यादव के पुराने आदमी रहे हैं। लेकिन यह सही है कि बेलागंज में मुसलमान मत बटे हुए हैं, लेकिन हाँ छिटके हुए हैं, लेकिन 3 हिस्सों में छिटके हैं, चौथा हिस्सा नहीं है ओवैसी की पार्टी का, ठीक है ना। लेकिन 3 हिस्सों में कितने प्रतिशत में छिटके हुए हैं और जीत या हार, यह बात आपको देखनी होगी जब 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। आजकल तो प्रत्येक बूथ में किसको कितना मत मिला यह मालूम हो जाता है, तो देखना होगा मुसलमानों के बूथ पर मतों का बंटवारा कैसे हुआ, निकल के आ तो रहे हैं हाँ, यह देखना हुआ क्या मुसलमानों और भूमियारों में दोस्ती हो गई, बिल्कुल ये भी देखना होगा, हाँ, ये भी देखना होगा, बिल्कुल जी ये भी देखना होगा। देखिए और मुसलमान और भूमियार में बहुत झगड़े नहीं रहे, ठीक है ना, बहुत झगड़े नहीं रहे। यदि आप राष्ट्रव्यापी भी देखिएगा तो देखिए आप मुख्तार अंसारी को छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो कृष्णानंद राय की हत्या में वो शामिल हो गए थे। लेकिन चलिए आप घोसी देखिए या और भी इलाके देखिए, वहां देखेंगे आप कि मुसलमान और यादव ने मिलकर वोट किया है। आप बनारस में ही देखिए ना, अजय राय जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इतनी मजबूती से लड़े, तो ऐसा नहीं था कि इस मजबूती में सिर्फ मुसलमानों का मत था, उन्हें भूमियारों का भी मत मिला। और सच तो ये है कि आपने देखा था कि जब नतीजे आ रहे थे लोकसभा चुनाव के, तो प्रारंभिक रुझान में नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे, सब लोग हक्का बक्का थे। और अजय राय के बारे में कहा जाता है कि वो चुनाव के 5 दिन पहले समझे थे, इसके पहले तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे कि हाँ हम जीत भी सकते हैं। अंतिम 5 दिनों में उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया था और इस बात को एहसास किया था कि नहीं मुकाबला तो दे सकते हैं, मुकाबला तो दे सकते हैं, हाँ फाइट दे सकते हैं। तो फाइट देने में सिर्फ मुसलमानों का मत नहीं था, मुसलमानों के साथ हिंदुओं का भी मत था, भूमियारों का भी मत था, मजबूत भूमियार माने जाते हैं अजय राय। तो इसलिए देखिए यह जो उपचुनाव है एक नजीर पेश करेगा और मुसलमानों के मतों का ट्रेंड पेश करेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि आपके बच्चे अनपढ़, आपके बच्चों के शरीर पर कपड़े नहीं, आपके बच्चों के पैर में चप्पल नहीं, तो फिर क्या इन्हीं बच्चों को। वैसे देखिए मेरा मानना यह है कि मगध और शाहाबाद,
मगध विशेषकर जी यहाँ के जो मुसलमान हैं बिहार के दूसरे हिस्से के मुसलमानों की तुलना में अधिक पढ़े लिखे और समृद्ध हैं। जी देखिए, जब आप मुसलमानों का इतिहास तरासेंगे तो यहाँ के मुसलमान 70-80 में ही अरब चले गए, जो इनके परिवार के मुखिया हुआ करते थे। वहां उन्होंने पैसा कमाया, ठीक है, खुद को एस्टैब्लिश हाँ, किया। खुद को एस्टेब्लिश किया जी। और फिर अगले दशक में 90 में 2000 में इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। तो जी। यहाँ गरीबी कम है, लेकिन देखिए मुसलमानों का मुद्दा तो है ही, बिल्कुल तो ओवैसी साफ है। ओवैसी की कोई पहचान दिख नहीं रही है इस उपचुनाव में। दो ही उम्मीदवार दिए और कहीं से भी यह 1, 2, 3 पर नहीं आने जा रहे हैं। इनसे अधिक मत प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को मिलेगा। बिल्कुल। देखिए, अब हमने कहा ही कि देखिए बेलागंज में कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, कौन नंबर 3 है, इस पर कंफ्यूजन है। ठीक इसी तरीके से इमामगंज में कंफ्यूजन है, इमामगंज में कंफ्यूजन है, तरारी में आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन जनसुराज कितना वोट ले रहा है और कितना डैमेज कर रहा है, हाँ, और यह किस रूप में डैमेज हो रहा है यह देखने की बात होगी। रामगढ़ में चतुष्कोणीय मुकाबला है, वहां बसपा की मजबूत स्थिति है, शान से आगे बढ़ रहा है, शान से आगे बढ़ रहा है। देखिए, और वहां भी देखिएगा कि वहां यदि यादव वोट में फ्रैक्चर है तो मुसलमानों का वोट भी पंक्चर है, ठीक है ना। तो वहां के यादव, रामगढ़ में यादव जो हैं, तेजस्वी यादव और लालू यादव को नेता मानने को तैयार नहीं है, जो स्थानीय परिस्थितियां हैं। लोकसभा चुनाव में यादवों ने मत दिया था सुधाकर सिंह को, लेकिन अभी के चुनाव में, उपचुनाव में जब जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो यादव जो हैं मुंह फुलाए बैठे हैं। वे बसपा के सतीश यादव एलियस उनके साथ है पिंटू यादव, उनके साथ चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह जो 4 विधानसभा क्षेत्रों का उपचुनाव है, कल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निकलने वाले हैं, चिराग पासवान भी जा रहे हैं, और देखिए चिराग पासवान की भी सभा हो रही है मुख्यमंत्री के साथ ही। इमामगंज में उनकी बेहद जरूरत थी जीतनराम मांझी की, बहुत दीपा मांझी को, क्योंकि वहां मुसलमान मत, कल ही आपने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था देखिए मतभेद हो सकते हैं, मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब गठबंधन मनभेद नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन जब गठबंधन की बात होगी तो हम लोग एक दूसरे की जीत की कामना ही करेंगे। तो ये तमाम बातें, लेकिन ओवैसी की पार्टी इस उपचुनाव में तो कहीं नहीं दिख रही है। फिलहाल तो ओवैसी की पार्टी इस उपचुनाव में कहीं नहीं दिख रही है, यानी कि बिल्कुल पूरी तरह से गायब ही नजर आ रही है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।